जो इंसान ये काम कर रहा है उसका जो माइंडसेट है वो क्लियर है कि मुझे ये इस चीज़ को सोसाइटी को दिखा के एक डिटरमेंटल इफेक्ट लाना है सोसाइटी में रिलीजियस ब्लेसफेमी को लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए टेलीविजन पर माफी की मांग की है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट कुशल कुमार जी। सर, एक क्राइम वकील हैं जिनसे हम बात करेंगे नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15। शुक्रिया। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और दोबारा माफ़ी की मांग की है, आपकी नज़र में कितना सही है? देखिए, जब हम यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो इसमें दो प्रोस्पेक्ट होता है कभी भी हर चीज़ का। अगर हम लीगल प्रोस्पेक्ट से देखें तो नुपुर शर्मा जी ने अपनी राइट एक्सरसाइज की। हम लोग यहाँ पे कोर्ट बिल्कुल आ सकते हैं। जब कई सारे स्टेट्स में एफआईआर अगर उनके खिलाफ हो रहे हों तो वो हमारे कोर्ट में ज़रूर आ सकते हैं। हम लोग इस कोर्ट में ज़रूर आ सकते हैं। आर्टिकल 32 में हम लोग कोर्ट में आते हैं फॉर क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोर्ट में ये ऐसे पटिशन्स आए हैं। इससे पहले भी अभी रिसेंटली अर्नब गोस्वामी का केस हो गया, आजम खान का केस हो गया, टी एंथनी जी का केस हो गया जिसको रिलाई भी किया मनिंदर सिंह सर ने। तो अब बात यह है कि अगर हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं तो उस पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट ने भले उसमें दिया हो बट हम ज़रूर आ सकते हैं कोर्ट में। और कोर्ट ने उस चीज़ को सुना नहीं तो वो थोड़ी सी मेरे लिए भी थोड़ी स्ट्रेंज बात है। बट कोर्ट को सुन के उस पर नोटिस ज़रूर करना चाहिए था, बिकॉज इतने सारे स्टेट्स में एफआईआर हो रही हैं और कल को एक अगर वो अपनी राइट टू लाइफ को एक्सरसाइज करेंगी तो वो कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए कोर्ट वो आ सकती थी, उसमें कोई भी एक स्ट्रेंज बात नहीं था। पहले भी ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। जी सर, नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से अपने याचिकाओं को दिल्ली ट्रांसफ़र करने की बात कही और उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, याचिकाओं को खारिज नहीं किया गया है। याचिका को खारिज नहीं किया गया, उसको डिसमिस एज विड्रॉन है। वो उसको विड्रॉ किया गया है बिकॉज क्योंकि दिक्कत ये हुई कि कोर्ट ने ये कहा कि आपने अभी तक जो है इतने सारे एफआईआर होने के बाद भी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है। तो उसमें जब रिलाई किया गया अर्नब गोस्वामी वाले केस में और उसमें रिलाई किया गया जब नुपुर शर्मा जी के केस में, तो उसमें ये डिफरेंस आया कि कोर्ट ने ये कहा कि वो एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम अलग होता है। जर्नलिस्ट को जो है अपने पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है। तो जब आप पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उस चीज़ के लिए आप जो अगर अलग अलग जगह एफआईआर होता है तो उसको आप देख सकते हैं और उसको एक जगह क्लब करने के लिए आते हैं। तो आपका जो ड्यूटीज़ जो आप डिस्चार्ज करते हैं पब्लिक ओपिनियन में वो अलग है। बट अगर आप एक स्पोक्स पर्सन हैं किसी पार्टी के और जब आप उसको एक पब्लिक टीवी पे आकर के किसी भी स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो आप एक पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं और आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो इसलिए कोर्ट ने उस चीज़ को बाइफरकेट किया और कहा कि आप उन चीज़ों पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और फिर जब हम लेकिन उस पर रिलाई अगर नहीं भी कर सकते हैं और भी जो केसेस रहे हैं उस पर अगर हम देखें तो क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जरूर आ सकते हैं। और ये कोई एक मतलब पहली बार नहीं हुआ, जैसा कि मैंने कहा, और भी इससे पहली बार भी हो चुका है और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। आजम खान वाले जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से जवाब मांगा कि आप बार बार एफआईआर कर देते हैं। आप अर्नब गोस्वामी का केस देख लीजिए, आप जो है टी एंथनी का केस देखिए, ऐसे कई सारे केसेस हैं। हम भी अभी जो है एक केस में सुप्रीम कोर्ट आएंगे जिसमें कि हमारे खिलाफ भी काफ़ी सारे एफआईआर जो है ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। तो अगर हमारे ऑल ओवर इंडिया अगर एफआईआर होंगे तो एक ट्रांसफर पिटीशन के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर कि जिस तरीके से अब कोर्ट ने नुपुर शर्मा को टिप्पणी के बाद ये कहा है कि वकील होने के बावजूद आपने इस तरीके की टिप्पणी करी है, उनकी टिप्पणी पर सवाल खड़े किए हैं, उनके पैशन पर, उनके काम पर सवाल खड़े किए हैं, एक वकील होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशन देती है ना तो उसका जो इम्पैक्ट है पूरे सोसाइटी पे पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उस चीज़ का, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो वो बात कह दिया और वो बात जो है पब्लिक फोरम पे आ गई। अब हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है और हर एक इंसान अपने तरीके से सोचता है। कौन सा सोसाइटी का कौन सा आदमी उस बात को किस तरीके से ले रहा है ये हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इसको एज जो है एक ब्लैंकेट ऑर्डर मान सकते हैं कि आगे भी अगर हेट स्पीच वगैरह का ऐसा कुछ हो तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से संज्ञान ले। मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर ये इतने इश्यूज़ हेट स्पीच वगैरह के हो रहे हैं
तो मेरे हिसाब से तो जो अभी तक हेट स्पीचेस वगैरह के इतने इंसिडेंट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले भी इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे कॉग्निजेंस लेगी। सू मोटो अगर लेती है तो सू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए। इससे पहले भी एंटी रैगिंग पे बनाया है, जो डॉरी के लॉ जो डॉरी लॉज हैं उस पर बनाई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये चीज़ें सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं और एक आदमी के बोलने से जब इतना इम्पैक्ट हो रहा है, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए। इंस्टीट्यूट की आप उनको जो है उस पर ऑब्जर्वेशन दें और आप उनको बोले कि आप जो है पब्लिक फोरम पे आके माफ़ी मांगिए। और अब वैसे भी माफ़ी मांगने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, जो इंसिडेंट होना था इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। और उस इंसिडेंट पे भी अगर आप देखें तो मतलब वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो कि आम इंसिडेंट हो। और मैं इस पर क्या सर ये बताइए, एक वकील होने के नाते जी, अगर नुपुर शर्मा एक माफ़ी मांग लेती हैं तो क्या आपको लगता है कि देश में जिस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं ये थम जाएंगी, ये रुक जाएंगी? देखिए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल मुझे कम ही लगता है जी। क्योंकि क्या है कि अगर आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि रिटन अपॉलॉजी नहीं दी गई है, रिटन अपॉलॉजी बिल्कुल दी गई है। उसके बाद भी जो है उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने उनको निष्कासित भी कर दिया है, सस्पेंडेड है। उसके अलावा भी जो भी एक्शंस प्रॉपर लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए जा रहे हैं। बट आप ये देखिए कि जो एपोलॉजी होती है ना वो दो चीज़ों से होती है। एक, अगर आपने जो काम किया होता है आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ के लिए करते हैं। दूसरा कि आप किसी दबाव में आके करते हैं। तो जब तक कि आप खुद से मन से नहीं समझेंगे कि आपने जो किया है गलत किया है, तब तक आप एपोलॉजी मांग भी लीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रिलीजियस जो इंसिडेंट होते हैं उस पर एपोलॉजी का मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर तो कार्रवाई कर दी है और फैसला दे दिया है, ऐसे ही और लोग जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए शराफुद्दीन है, कई ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और शिवलिंग पर टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी करी है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन लेना चाहिए था? देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि हेट स्पीचेस के इंसिडेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब इस पे कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को जो है इस पे एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इंसिडेंट्स पहले भी काफ़ी सारी इंसिडेंट्स होते आ रही हैं और कई लोग हमारे जो है धर्म के लिए भी बोलते आ रहे हैं और जो है उस पर कोई भी कुछ ऑर्डर पास नहीं हुआ। आप देखिए, मैं कहूँ तो काफ़ी साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी ने जो है कहा था कि 15 मिनट के लिए देश खाली कर दो तो हम बता देंगे। तो ये वो सारी इंसिडेंट्स भी ऐसी थी जिससे कि पूरी तरीके से जो है जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमें जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह को एक ऐसी गाइडलाइन लानी पड़ेगी कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जिससे कि हम इस चीज़ पे कर्ब ला सकें। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं और यदि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है तो क्या हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जब वो दोबारा जेल से छूटकर बाहर आएंगी तो हमें दूसरा कमलेश तिवारी हत्याकांड देखने के लिए नहीं मिलेगा? ऐसा तो कभी भी नहीं बोला जा सकता है जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद आप देखिए कि अभी ये जो कन्हैयालाल जी का जो हुआ है, ये तो आप समझिए कि एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में कभी होनी ही नहीं चाहिए। और उस चीज़ को आप वीडियोग्राफ कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि जो इंसान ये काम कर रहा है उसका जो माइंडसेट है वो क्लियर है कि मुझे ये इस चीज़ को सोसाइटी को दिखा के एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट लाना है सोसाइटी में रिलीजियस ब्लेस्फेमी को लेके। तो अगर आप इस चीज़ को आप समझिए कि अगर हम ये कहते हैं कि इस चीज़ से ये इंसिडेंट्स रुक जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो है हमें इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। नहीं तो इस चीज़ का इम्पैक्ट ऐसा होगा कि मतलब हम लोग को, हर एक इंसान को जो है इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ से। जी सर, एक वकील होने के नाते आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं तो उसी तरीके से राजस्थान पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए? बिल्कुल खड़े किए जाने चाहिए बिकॉज कंप्लेंट फाइल्ड हुई थी, उसके बाद भी पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दी, उसके बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और आप ये समझिए कि दिल्ली पुलिस पे तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया, आपने अरेस्ट नहीं किया है, सब कुछ किया है। बट आप देखिए कि ये अगर यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया या यहाँ पे उस चीज़ पे अगर हमने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है पुलिस ने, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सोसाइटी पे या कोई इस तरीके का इंसिडेंट नहीं लिया है। पुलिस ने जो है अपने हिसाब से एक्टिव काम किया। बट आप समझिए ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे इतना कुछ हो जा रहा है वहाँ की पुलिस जो है आपको कंप्लेन देने के बावजूद, लाइफ थ्रेटनिंग कंप्लेंट्स के बावजूद कुछ नहीं किया है। तो कोर्ट को उस चीज़ पे भी जो है ज़्यादा एक्टिवनेस और प्रोएक्टिवनेस दिखा करके उस चीज़ पे ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो राजस्थान पुलिस पे एक्शन के लिए बोलना चाहिए था कि इतना होने के बावजूद एक आदमी की इस तरीके से हत्या कर दी गई है। और
जो कि आप इसलिए, और वो हत्या का कारण ये है कि आप नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। उस इंसान की कोई गलती नहीं है, आप नुपुर शर्मा को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस इंसिडेंट के सपोर्ट पे जो है आपने ये काम कर दिया। उस आदमी के साथ उसकी हत्या हो गई। आप समझिए उसके घर वालों पे क्या इम्पैक्ट है और एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। जी सर, जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं और आपने कहा कि राजस्थान पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जाने, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो पुलिस व्यवस्था या कानून है वो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है कि जो अपराधी है वो निडर होके वीडियो बना रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और उसको वायरल भी कर रहे हैं। देखिए, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से ना लॉ में चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले जो है मैंने आपको जैसे बताया कि रैगिंग का लॉ आया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया। जिस तरीके से विशाखा गाइडलाइंस आई, भैया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गाइडलाइन आई, आप उसी तरीके से समझिए कि अब वो टाइम आ गया जब हमें हेट स्पीच और इस तरीके के जो वायरल वीडियोज़ हो रहे हैं, जो इंटरनेट के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टर लॉज लाने पड़ेंगे जिससे कि सारा जितनी भी सोसाइटी हैं उसको इम्पैक्ट पड़ा जाए। ये नहीं कि हम किसी एक को पकड़ लिए और उसके खिलाफ हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन दे दिए जिससे कि हम लोगों पे इम्पैक्ट पड़े या जिससे उस इंसान पे इफेक्ट पड़े, वो अपने राइट को एक्सरसाइज ना कर पाए। तो इसीलिए हम लोगों को एक स्ट्रिक्टर लॉज चाहिए विद ऑल राउंड व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, with the courts and including the fundamental duties of the citizens। तो इस तरीके से हमें आना पड़ेगा। जी सर, क्या लगता है कि देश में जिस तरीके से अब हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, इसमें हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या ले लें या फिर कन्हैया लाल हत्याकांड ले लें, इससे पहले कमलेश तिवारी हत्याकांड रहा है, ऐसे कई हत्याकांड हैं, तो कहीं ना कहीं देश में जो कानून व्यवस्था है उसको और मजबूत होना पड़ेगा और जो अपराधी हैं उनको डराने के लिए या वो ऐसा दोबारा ना करें उसके लिए कोई कानून लाना पड़ेगा। देखिए, क्या है कि हमारे जो लॉज हैं ना जी, वो हमारी जो इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, 1860 की है, ठीक है। हम लोगों के जो लॉज इम्प्लीमेंटेड है जिस पे हम काम कर रहे हैं, भले उसमें अमेंडमेंट्स होते आए हैं, बट उसको एक समय के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे काम चल भी रहा है। और क्या है कि जो आप जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे जो है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी टैक्टिक्स भी चेंज होते जाती है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो भी चेंज होते जाती है। तो उस तरीके से जो लॉ है उसको भी चेंज होना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टर होना पड़ेगा, और थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर होना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर गन्स वगैरह इतनी ईजिली अवेलेबल करवा देंगे, आप इस तरीके से जो है किसी भी चीज़ को वायरल कर देंगे जिस पे इंटरनेट की गाइडलाइंस भी चाहिए, जिस पे कि आपको ये भी कर पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्या चीज़ वायरल होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर ऐसे तो आप समझिए कोई भी कुछ भी करके वायरल कर देगा, एंड दैट विल बी इजी फॉर देम कि उससे तो रिलीजियस जो है सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा इंसाइटमेंट बढ़ सकता है, और उससे बहुत, अभी तो ये बहुत छोटी घटना हुई है, कल को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। जी सर, आपको लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या टेलीविज़न मीडिया से? सोशल मीडिया और टेलीविज़न मीडिया दोनों बराबर ही है, बट टेलीविज़न मीडिया से अब थोड़ा कम है, सोशल मीडिया से ज़्यादा है, बिकॉज लोग आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ टेलीविज़न, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा आ गए हैं। आप जो न्यूज़ वगैरह, आप उसके लिए कोई डिश टीवी नहीं लगा रहे हैं, आप उसको OTT पे डायरेक्टली देख सकते हैं, यूट्यूब पर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो जिस पे ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, जो लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ सोशल मीडिया है। तो हमें उस पर जो है गाइडलाइंस और उस पर जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तभी उससे ज़्यादा सॉल्यूशन निकल पाएगा। सर, तो जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीविज़न पर माफ़ी की पॉइंट करके बोला है कि टेलीविज़न पर ही माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिससे पहले अब नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग ली थी पहले, तो इसमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? हाँ, आप ये देखिए कि टेलीविज़न पे अब माफ़ी मांगने से मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई उतना इन्फ्लुएंस पड़ेगा, बट वो कोर्ट का देखिए ऑब्जर्वेशन है, और हर एक इंसान हम लोग के कोर्ट पे जो है वी हैव बेस्टोड ऑफ फेथ ऑन दिस कोर्ट। तो हमने कोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा फेथ है, हमारे सारे सिटीजन्स को। कोर्ट ने कुछ कहा है तो उस चीज़ को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। बट मेरे हिसाब से देखिए, माफ़ी मैंने जैसे आपको बताया हमेशा एक प्रोस्पेक्टिव माफ़ी होती है, ठीक है। आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तो उस माफ़ी से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहेंगे कि जो आपने कहा है वो फैक्ट है, तो आप उस पर अगर रिलीजियस इम्पैक्ट उस चीज़ पे पड़ रहा है, तो अगर आप उस पर माफ़ी मांग रहे हैं तो उस चीज़ पे उस इंसान पे भी गलत जो है प्रभाव पड़ सकता है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है तो आई थिंक इट्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, और वो अब उसके लिए शी शुड डिसाइड दैट व्हाट शी वांट टू डू। तो मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने आती रहूँगी, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।